वही शब्द ट्रिगर बनाता है। पहली बात तो ये है कि आप उस पैनिक अटैक के फेज से बच जाते हैं। जो अब तक कमजोरी बनी हुई वही आपकी ताकत भी बन जाएगी। अब उस बातचीत में क्या निकल रहा है वो देखने जैसा है। उस व्यक्ति ने सिर्फ कहा और वो व्यक्ति चला गया, लेकिन वो शब्द अब आपका ट्रिगर बन गया। हो सकता है कि वो 24 घंटे आपके लिए बहुत पैनिक हुई थी। जब हम अपनी दृष्टि की तरफ देखने लगे तो फिर बदलाव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते। आज इस श्रृंखला के दूसरे एपिसोड बोलें में जुड़ने वाले सभी का स्वागत। जो आज पहली बार आए हैं उनका स्वागत, और जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत। आचार्य जी, पिछली बार हमने एक जो विषय उठाया था कि शब्द प्रबल है, उसके साथ में शब्द के साथ में जो दूसरी चीज शब्द जुड़ी वो थी भावना या भाव, कि वो जो शब्द है वो किस भाव से हमारे पास आया है, बाह्य या एक्सटर्नल सोर्सेज से या आंतरिक और या हमारे इंटरनल सोर्सेज से। वो भी उतना ही बड़ा, शायद उससे भी बड़ा भाग उसका होता है, क्योंकि वही शब्द ट्रिगर बनाता है। इस पे अगर मैं कहूँ कि वो डिपेंड या उस निर्भर इस पे करता है कि जो भाव था वो सकारात्मक था, पॉजिटिव था, या नकारात्मक था, नेगेटिव था। इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया ट्रिगर, बेसिकली हम ये मानते हैं कि हमको किसी ने ट्रिगर दिया या हमको किसी ने बुरा मूड कर दिया, हमारे मूड के लिए कोई और जिम्मेदार है। ऐसा नहीं होता है। बाहरी जगत से आया हुआ प्रत्येक शब्द सिर्फ आपको अपनी उस मनोअवस्था के बारे में परिचित करवाता है कि आपके अंदर क्या पड़ा है। इसे हम दूसरे छोटे छोटे उदाहरणों से समझ सकते हैं कि यदि किसी ने कहा कि तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, उस व्यक्ति ने सिर्फ कहा और वो व्यक्ति चला गया, लेकिन वो शब्द अब आपका ट्रिगर बन गया। अब तक ये लगता था कि बाहर से ट्रिगर है, लेकिन वो शब्द उसको सबसे पहले आपने अपना बनाया, अडॉप्ट कर लिया। अब आपका जो अडॉप्टेड जो लाइन है वो आपके इंटरनल मेमोरी में पड़े हुए प्रोग्राम को ट्रिगर करता है। तो अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपको दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, महत्वपूर्ण ये है कि उस व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्द से आपके इंटरनल मेमोरी में, आपकी लर्निंग्स में क्या हमने ऐसा सीख लिया है जो ट्रिगर कर रहा है, जिसे बदलना जैसा था। अगर किसी ने हमें कहा कि तुम जीवन में कुछ भी करने लायक नहीं, कहीं ना कहीं हम अपनी मनोवस्था में ये मानकर बैठे हैं कि हम कुछ भी करने के लायक नहीं। सुधार वहाँ करने की ज़रूरत है कि हमने ऐसा क्यों मान लिया, रेदर देन कि उस बाहरी व्यक्ति पर आप अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। उस बाहरी व्यक्ति ने आपकी बहुत मदद की, इसीलिए कहा गया कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चलाए। निंदक का अर्थ क्या है? जो आपको ट्रिगर दे रहा है, जो शब्द दे रहा है आपको ट्रिगर बनाने के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको अपने अंदर निखार लाने की संभावनाओं की तरफ ले जा रहा है, आपको निखार लाने के तौर तरीके ढूंढने की तरफ ले जा रहा है। इसलिए जब भी आपको ये लगे कि उस आदमी ने मेरा मूड खराब कर दिया या उस आदमी ने मुझे ट्रिगर दे दिया इसलिए मेरा मूड ऑफ है, उस वक्त सोचिएगा उस आदमी ने आपकी मदद की कि आपकी अपने प्रति कोई ऐसी विचारधारा जो सही नहीं है उसको जानने का उसने मौका दिया, ताकि आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं ये आप जान पाए। और जब आप ये जान पाते हैं वो सही है या गलत है, आपके जीवन के लिए वो विचारधारा सही रहेगी या लगातार आपको परेशान करेगी, इसके बारे में जानने का सुनहरा मौका है। इसलिए जब भी ऐसा लगे कि बाहर वाले मुझे दुखी कर रहे हैं तो सोचिएगा वो आपको दुखी कर ही नहीं सकते जब तक आप उनके शब्दों को अपने शब्द बनाकर अपने मन की कमजोरी को देखने के लिए राजी ना हो जाए। अधिकांशतः ऐसा होता है कि हम किसी के साथ दुश्मनी कर लेते हैं या हम किसी को लेकर कषाय पैदा कर लेते हैं अपने जीवन में। बेसिकली हम किसी को लेकर कोई कषाय पैदा नहीं करते, हम अपनी ही कमजोरी को बनाए रखने के लिए बाहर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। बजाय इसके यदि आप ये जान लें
कि जीवन में जो कसाय आया है उसके पीछे मेरी कौन सी मानसिक कमजोरी है जो मुझे इतना परेशान कर रही है। यदि उस पर आप कार्य करना शुरू करें तो पूरा व्यवहार ही बदल जाएगा, आपका इंटरनल आपके प्रति व्यवहार वो भी बदल जाएगा, और जो अब तक कमजोरी बनी हुई थी वही आपकी ताकत भी बन जाएगी। इसलिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि बाहर से आपको क्या दिया गया, महत्वपूर्ण ये है कि बाहर से जो दिया गया उसको सबसे पहले आपने स्वीकार किया है कि ये शब्द अब मेरे हुए, और ये मेरे जब शब्द हो गए तो फिर मेरे अंदर पड़े हुए प्रोग्राम्स के साथ ये बातचीत भी करेंगे। अब उस बातचीत पे क्या निकल रहा है वो देखने जैसा है। इसमें अगर मैं एक हमारी लोकोक्ति है, बहुत बहुत उपयोग होती है कि बसंत के अंधे को हरे हरा दिखता है, तो अगर मैं इसको आंखों की बजाय कानों पे लागू करूं तो जो उस वक्त मैंने फिल्टर लगा रखे हैं अपने कान में, चाहे किसी ने सकारात्मक बोला क्योंकि आपने निंदक का जिक्र करा, तो जो फिल्टर लगा रखे हैं मैंने, हो सकता है एक सकारात्मक चीज को भी मैं नकारात्मक लेके उसको भाव की अपनी दशा बना लूं। क्या भाव दशा उसी को बोलते हैं? हाँ, देखिए, किसी ने आपको क्या कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, उस वक्त आपकी जो मेंटल स्टेट होगी ना, आप उसी के अनुरूप उसका अर्थ समझेंगे, कुछ अलग नहीं हो सकता। यदि आप अच्छे मूड में हैं तो आपका दोस्त आपको गाली भी दे तो आप हंसने लगते हैं जी, आप खराब मूड में हैं, आपके घर वाले आपको अच्छी बात भी कहें तो आप इरिटेट हो जाएंगे। बिल्कुल। प्रश्न ये नहीं है कि बाहरी जगत से किसी ने क्या कहा, आप अपने मूड के हिसाब से अपने शब्दों का अर्थ बदल लेते हैं। बाहर के शब्दों को हम चुनाव करने की बजाय कि कौन से शब्द क्या हैं, इस पर इतनी ज़्यादा मेहनत करने की बजाय यदि ये देखें कि किस शब्द को मेरे द्वारा कैसे लिया जा रहा है, अगर इस पर काम करना शुरू करें तो फिर किसी और की भाव दशा का आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हम कह क्या रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी की वजह से मेरी एनर्जी ऐसी नहीं, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति की एनर्जी उस तक थी जब तक कि उस एनर्जी को आपने अपनी एनर्जी नहीं बना लिया, वो आपकी नहीं हो सकती। उसकी गाली उस तक थी, उस गाली को आपने अपनी गाली नहीं बना लिया, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अपने भावों को हमें देखने जैसा है। हम ये कहते हैं कि हमारे भाव उसकी वजह से बिगड़े, बड़े कमजोर हैं। कोई भी तुम्हारे आएगा भाव बिगाड़ के चला जाएगा, फिर तुम्हारे जीवन पर तुम्हारा तो कोई नियंत्रण नहीं। और यदि तुम अपने जीवन पर नियंत्रण ही नहीं रखते तो फिर आप अपने जीवन में अच्छे और बुरे की बातें क्यों कर रहे हैं? समस्या यही है कि व्यक्ति आदतन मजबूर हो गया है जी। कि कैसे भी हो मैं अपनी कमजोरियों को ताकत बनाने की बजाय दूसरे व्यक्ति को उस कमजोरी के लिए जिम्मेदार ठहराता और पूरी जिंदगी इसी में लगा रहता है, तो ग्रोथ की सारी संभावना ही खत्म हो जाती। और आज छोटे छोटे बच्चों में आप देखें, हमने कंपैरिजन क्रिएट कर दिया। कंपैरिजन का मतलब क्या कि आप किसी को छोटा और बड़ा दिखाते रहो, और जैसे ही आप किसी को बड़ा खुद को छोटा दिखाओगे तो हीन भावना से भर जाओगे, और दूसरे को छोटा और अपने आप को बड़ा दिखाओगे तो अहंकार से भर जाओगे। पर दोनों ही आपकी अपनी भावदशा है, इससे किसी और का कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम हर बार लेना देना दूसरे का ही जोड़ देते हैं। इसलिए भावों की विकृति दूसरे की कितनी है इस पर फोकस करने की बजाय ये देखा जाए कि उसको मैं देख कैसे रहा हूँ, मेरी अपनी दृष्टि क्या है। और जब हम अपनी दृष्टि की तरफ देखने लगे तो फिर बदलाव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही होना लगता है। इसमें एक प्रश्न पूछने वाला हूँ, ऐसे ही लगेगा कि मैं गोली या कैप्सूल मांग रहा हूँ, पर किंतु आप भी मानेंगे कि भाव और भाव दशा समंदर है, और इसमें गहराई में जाने में इंसान सबसे ज़्यादा इसलिए घबराता है, डरता है, या उसको तजता है कि अंदर जाने में डर लगता है। तो कुछ ऐसा छोटा सा नुक्ता, हम इस पे विस्तार में चर्चाएं, लंबी हमारी पॉडकास्ट है, इस पे विस्तार पे हर विषय को उठा के चर्चा करेंगे क्योंकि आज थोड़ा गहराई ज़्यादा हो गई है। तो कुछ एक छोटा सा नुक्ता मेरे को जो समझ में आता है कि मैं उसको ट्रिगर को, मेरे को पता होता है कि हाँ कुछ ना कुछ ट्रिगर होगा, तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ। मेरा सबसे आसान तरीका है मैं सो जाता हूँ। ऐसा कुछ एक आसान सा तरीका। दो बातें जो इसमें आपने कही कि जब कोई ट्रिगर आता है तो मैं सो जाता हूँ। पहली बात तो ये सोचिए, ट्रिगर आया नहीं है, ट्रिगर आपने अपना लिया है। पहला जो करेक्शन करने जैसा है कि बाहर से कोई ट्रिगर नहीं है, किसी और के शब्दों को आपने अपने शब्द बनाकर अपने प्रोग्राम को ही ट्रिगर किया है। क्योंकि हमारी मान्यता है कि दूसरे व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, हमें कैसा होना चाहिए इसके बारे में हमारा कोई ख्याल नहीं। और दूसरा, आपने कहा मैं सो जाता हूँ,
एस्केपिज्म से आप किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते। इसका सबसे बढ़िया अभ्यास जो मैं कहूँगा, ये एक भय है, और इस भय से निकलने का एक तरीका है कि आप 24 घंटे के लिए अन्न खाना बंद कीजिए, कमरे को अंधेरा कीजिए और अपनी सांस को 1 से 12 तक काउंट करते करते, जो मैंने पिछली श्रृंखला में भी बताया, 1 से 12 तक काउंट करते करते सांस लीजिए, 6 तक उसे होल्ड कीजिए और फिर 12 तक काउंट करते करते उसे एक्सेल करना है, फिर 6 तक बगैर सांस के रहना। अब होगा क्या? क्योंकि अंधेरा है, बाहर देखने की गुंजाइश खत्म हो गई। आपके पास देखने को एक ही जगह बचेगी, वो है आपका अंतरतम। आप अंतरतम में जो देख पा रहे हैं उसे अच्छे और बुरे में बिना परिवर्तित किए सिर्फ दृष्टा भाव से देखने लगो। हो सकता है कि वो 24 घंटे आपके लिए बहुत पैनिक बीते, लेकिन वो सांस की गति यदि आप मेंटेन कर पाए तो आराम से उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं जिनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। 24 घंटे के लिए उस पूरे प्रोग्राम करने के बाद आप अपना एक नोट शीट लीजिए, लिख लीजिए सारे के सारे प्रोग्राम जिन्हें बदलने की ज़रूरत है। तो गिनती हमारी रही कि 12 गिनते गिनते हमें सांस लेना है, 6 तक उसको होल्ड करना है और फिर 12 उसको छोड़ना है। हाँ, अब कभी भी आप गौर कीजिएगा कि जब भी आपको डर लगता है तो सबसे पहला जो इफेक्ट आता है वो हमारी सांसें छोटी हो जाती है। ब्रेन को ऑक्सीजन की जो सप्लाई मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, हमारा नर्व सिस्टम सिकुड़ने लगता है। तो सबसे पहली जो तैयारी चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोग इस तरीके की प्रैक्टिस में पैनिक अटैक आता है, और अगर सांस संयमित है तो पहली बात तो ये है कि आप उस पैनिक अटैक के फेज से बच जाते हैं, और दूसरी बात, उस वक्त जब बाहर देखने को कुछ नहीं है तो आपके पास पूरा स्वयं को देखने की गुंजाइश होती है। और इसके साथ एक प्रैक्टिस जो मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी इस तरीके के प्रयोग करें तो उससे पहले 2-3 दिन पहले आप अन्न खाना छोड़ दीजिए और सब्जी, फ्रूट्स या इसमें ज़्यादा फाइबर हो जिससे आपका पेट साफ रहे, कॉन्स्टिपेशन ना हो, ऐसी स्थितियाँ बना लें और उसके बाद इस प्रयोग को करने लगे। हाँ, क्योंकि एक्लेमेटाइजेशन जिसको हम बोलते हैं कि शरीर को उसके लिए तैयार करना आवश्यक है। उसके लिए तैयार करना बहुत आवश्यक है। अधिकांश नए साधक यही गलती करते हैं कि उन्हें बड़ा जोश होता है कि हम कुंडलिनी जगा लेंगे या चक्रा जगा लेंगे, और ये सब जो उसमें शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जब भी किसी भी शक्ति केंद्र की ऊर्जा स्टिमुलेट होती है उस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा होता है उससे जुड़े हुए सारे के सारे मनोभाव आपके अवचेतन मन से निकलकर बाहर आने लगते हैं, और यदि उस वक्त आपकी तैयारी नहीं है तो आप उस भंवर जाल में फंस जाएंगे। इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करनी। अगर इस तरीके के प्रयोग आपको करने हैं तो 2-3 दिन पहले से आप अपनी तैयारी शुरू कर दें और उसके बाद ये प्रयोग करें। जो मैंने कहा कि इस प्रयोग के बाद आप एक नोट शीट लें और उसे पूरा लिख लें। लिखने के बाद आपके पास एक वर्कआउट हो गया कि मुझे सब चीज़ों पर काम करना है। अगली जो स्टेप है उसे इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने एक मनोभाव को पकड़ा कि ये मनोभाव मेरी कमजोरी बना, और शाम को सोने से पहले अपना एक नोट शीट लें और ये देखें कि ये मनोभाव मुझे किन किन तरीके से हिट कर रहा है, उसके कारण मेरी कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, मेरा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, और इस मनोभाव की ताकत क्या है। अगर आप देखेंगे हर मनोभाव की एक ताकत है, हर ट्रिगर की एक ताकत है, और उस ट्रिगर की ताकत सबसे बड़ी जो है कि दूसरे क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब आप उस ताकत को देखते हैं तो वहाँ पर अपने आप से एक सवाल कीजिए, ये प्रश्न मेरे जीवन से संबंधित है या किसी और के अप्रूवल से संबंधित है। क्योंकि जब भी हम अप्रूवल चाहते हैं या अप्रिशिएशन चाहते हैं तो हम अपने जीवन में अपने प्रति दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि फिर हमारी पूरी व्यवस्था उस अप्रिशिएशन और अप्रूवल के आसपास रहेगी। तो हमारे जितने भी भाव दशाएं हैं वो लगातार बदलती रहेंगी, तो हमारे अपने जीवन के प्रति भाव क्या है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। इसमें जो हमारी पिछली चर्चा या बातचीत शब्द प्रबल है इस पे, तो उससे निकला निचोड़ की भाव, तो जो मुझे आज की चर्चा से समझ में आ रहा है कि भाव नहीं, भाव दशा। हाँ, जिसने हमें दिया उसकी भी, उसने तो दे दिया, कारण जो मर्जी रहा, क्योंकि ले हम रहे हैं, भुगतेंगे हम, तो जो हमारी भाव दशा है वो सर्वोपरि है।
महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो दे रहा है, महत्वपूर्ण ये है कि आप ले रहे हैं। तो आचार्य जी आज तो ले लिया आपका बहुत समय, पर चलिए अगला जो है हम भाव दशा पे आपको बिल्कुल आपके विचार लेंगे। बिल्कुल। नमस्कार।